నమస్తే వెల్కమ్ టు యాదవ్ విజన్ నేను మీ నక్క మహేష్ యాదవ్ టుడే అవర్ స్పెషల్ గెస్ట్ ఢిల్లీ ప్రొఫెసర్ సందీప్ యాదవ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. సందీప్ సార్ గారు దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల మీద అదేవిధంగా ఓబీసీ ఇష్యూస్ మీద ఫైట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా జ్యోతిరావు ఫులే థాట్ని బీపీ మండల్ థాట్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడంలో చాలా ఫేమస్ సారు. సో మరిన్ని విషయాలు సార్ని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ నమస్తే. सो देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी से है सर, बट ओबीसी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं किया हॉस्टल्स में. सो वो प्रॉब्लम कैसा देख रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी समस्या है. देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 650-700 से ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और ओबीसी के लोगों की आबादी ऐसा माना जाता है कि देश में करीब करीब 60% है और 60% आबादी के लोगों को अभी तक देश के विश्वविद्यालयों के हॉस्टल्स में उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं है. अपने आप में बताता है कि देश की आज़ादी के 70-75 साल बाद भी ओबीसी के लोग कितने वंचित हैं और ओबीसी के समाज से कितने वैज्ञानिक, कितने उद्योगपति, कितने खिलाड़ी, कितने कलाकार, कितने ऑफिसर्स, कितने रंगकर्मी हुए हैं. अगर आंकड़ा निकाल कर देखा जाए तो ये समाज जो है माने ये वर्ग जो है इस देश का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है. ओबीसी को इस बात को सोचना होगा कि वो कैसे मुख्य धारा में आए और मुख्य धारा में आने के लिए उनको खुद प्रयास करने होंगे. अब जैसे देखिए तेलंगाना में तो जातिगत जनगणना की, लेकिन पूरे देश में जातिगत जनगणना की बात हो रही है और वो बात इसीलिए हो रही है क्योंकि ओबीसी जो है इस देश में सबसे पिछड़े हैं. पूरे देश में सबसे पहले माने भारत में सबसे पहले जातिगत जनगणना की शुरुआत अंग्रेज़ों ने 1872 में की थी, 1872 में. हालांकि 1871 में उन्होंने किया, ठीक से नहीं कर पाए तो 72 में किया. उसके बाद वो हर 10 साल पर करते रहे. 72 से फिर उन्होंने 81 में किया, 91 में किया, फिर 1901 में किया, फिर 1911 में और ऐसे करके 1941 तक किया. 1 सितंबर 1939 को दुनिया का जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो शुरू हो गया और उसकी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया. तो उन्होंने जो आंकड़ा इकट्ठा किया था 41 का वो रिलीज़ नहीं कर पाए. 31 का आंकड़ा रिलीज़ था, उसी से काम आज तक चल रहा है 2025 तक. भारत की आज़ादी के बाद SC ST के रिजर्वेशन के लिए उनकी गिनती तो की जाती है लेकिन ओबीसीज़ को नहीं गिना गया. आप जानते हैं कि 1955-56 में काका कालेलकर कमीशन बना, उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी कि ओबीसीज़ को के बच्चों को 70% रिजर्वेशन होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में. नहीं लागू हुआ दुर्भाग्य से. ये रिकमेंडेशन उसने किया था 55 में. उसने कहा कि ग्रुप बी और सी की नौकरियों में 40% रिजर्वेशन होना चाहिए, ग्रुप ए की नौकरियों में 25%. तो ये जो था ये एक बड़ा रिकमेंडेशन था और मंडल के बाद जमा करिएगा काका कालेलकर के बाद एक लंबा वेट करना पड़ा ओबीसी. मंडल लगा 7 अगस्त 1990 को. हालांकि रिपोर्ट बन गई थी 31 दिसंबर 1980 को ही जमा हो गई थी. कमीशन क्लियरली रिपोर्ट किया वो ओबीसी देश में 52% है, बट वी आर गेटिंग 27% एंड नाउ बीजेपी गवर्नमेंट टेक ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस. सो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशंस पूरा ओबीसीओं को पूरा प्रॉब्लम है. सो उनका वाटा ईडब्ल्यूएस को पूरा हो गया. सो कैसे देख रहे हैं? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इसलिए प्रॉब्लमेटिक है कि आप इसको इसे समझिए कि 2019 में 19 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लगा, पहले लागू हो गया. उसके खिलाफ जो लोग कोर्ट गए थे उस पर 2 साल बाद सुनवाई हुई. अब वापस आप मंडल कमीशन में आइए. 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हुआ, लेकिन उस मंडल कमीशन के तुरंत बाद इंदिरा साहनी कोर्ट गई और उस पर स्टे लग गया. लेकिन यहाँ स्टे नहीं लगता है, इस पर 2 साल तक वो लगता है, पूरा नौकरियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं. उस पर जो मामले कोर्ट में गए उस पर 2 साल बाद सुनवाई होती है. यही बताता है कि भारत का जो न्याय का पक्ष है वो न्यूट्रल नहीं है. किसी भी हालत में यहाँ न्याय न्यूट्रल नहीं है. देखिए वहाँ ओबीसी का रिजर्वेशन रोक दिया गया, जजमेंट आया इंदिरा साहनी का 9 जजेस की बेंच का, उसके बाद 93 में लागू हुआ. 3 साल का नुकसान हुआ. यहाँ पहले लग जाता है, नौकरियाँ दे दी जाती हैं, उसके बाद उस पर सुनवाई होती है और 5 जजेस की बेंच में 3-2 से वो पास हो जाता है, जिसको बहुत सारे क्रिटिक्स ने और लोगों ने कहा कि एक थिएट्रिक्स था. तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनके हाथों में संरचना है सत्ता की, कब्जा है सत्ता पर, वो अपने हिसाब से नियम बना रहे हैं और ओबीसी के लोग जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे, दलित समाज के साथ, आदिवासी समाज के साथ एक फोर्स नहीं बनेंगे, तब तक इस देश में व्यापक कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा यहाँ की सत्ता के चरित्र में. और उसमें परिवर्तन लाने के लिए उनको एकता स्थापित करनी होगी.
एक कास्ट, एक कम्युनिटी से ऊपर उठना होगा, कहीं ना कहीं एक व्यापक एकता बनानी होगी, नहीं तो मामला बनेगा नहीं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, क्या सेंसस से नेसेसरी है देश में बोल रहे हैं, बट तेलंगाना में क्या सेंसस किया, बट ओबीसी को पूरा वो कम कर रहे। सो कैसे देख रहे हैं वो क्या सेंसस से यूजेस है ना। देखिए, कास्ट सेंसस एक बहुत ज़रूरी नैरेटिव है, एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जो इस देश में होनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी की सरकार जो यूपीए 2 की थी, उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके और उसकी रिपोर्ट में लीपापोती कर दी गई। ये मांग तो बहुत पहले से चला रहे हैं जो देश के ओबीसी के नेता और ओबीसी के संगठन हैं। राहुल गांधी इस पे जगह हैं और उन्होंने इस पे जोरदार ढंग से निर्णय लिया है, ये अच्छी बात है। लेकिन उनकी भी जहाँ भी सत्ता है, जैसे हिमाचल में है, कर्नाटक में है और तेलंगाना में है, और वो झारखंड में हिस्सेदार हैं सत्ता में, तो ऐसी जगहों पर मैं केवल बिहार में पहले रिलीज हुई जहां 63.26 के आसपास ओबीसीज का आंकड़ा आया। तेलंगाना के इन्होंने आंकड़ा जारी किया है जिसमें 56% से कुछ ज़्यादा ओबीसीज हैं। लेकिन ओबीसी के संगठनों ने आरोप लगाया है कि यहाँ चूँकि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रेड्डी कम्युनिटी से आते हैं और उनकी आबादी कम है और उनके सत्ता के संरचना पर कब्जा है, तो उन लोगों ने इस जनगणना में कुछ गड़बड़ी की है और उसके आंकड़े को, ओबीसीज के आंकड़े को मैनिपुलेट किया है। तो ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन यहाँ भी ओबीसीज की आबादी 56% आती है। अब रही बात कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ उसको आंकड़े जारी करना चाहिए, हिमाचल में करना चाहिए, जहाँ उनकी सरकार है वो कर सकते हैं। तो वो राहुल गांधी का नैरेटिव एकदम सही है और वो जो जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, जिस दिशा में बातें कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उसके माने उसके अनुपात में उनको अपने पार्टी की संरचना में भी ओबीसी के लोगों को पोजीशन देनी होगी, क्योंकि लीडरशिप सवर्णों की रहे और ओबीसी झंडा उठाने वाले रहे, ये अब नहीं चलेगा। ओबीसी के लोग इस बात को समझ चुके हैं। बीजेपी भी जो ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रही है वो केवल सिंबॉलिक है। अब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पर दे दूं, प्रधानमंत्री कहते तो हैं कि वो ओबीसी हैं, हालांकि उनकी जाति ओबीसी की लिस्ट में, वो मंडल कमीशन की लिस्ट में नहीं थी। वो 1998-99 में शामिल हुई है गुजरात में, घांची तेली हैं वो। तो कहते तो हैं, लेकिन ओबीसी के बच्चों का जो हॉस्टल्स में रिजर्वेशन है वो लागू नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस का लागू है, ये मजाक देखिए। जो रिजर्वेशन 19 में लागू हुआ, उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिल रहा है, वो बाकायदे अपना कोटा लेके पढ़ रहे हैं। और कई राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के तो 10% सवर्ण आबादी ही नहीं है और वहाँ 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा लागू है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। अगर आप देख लीजिए जो तेलंगाना में आंकड़े आए हैं 13-14% अपर कास्ट, उसमें उनको क्या मिल रहा है? 10% मिल रहा है। ओबीसी क्या है? सबसे बड़ा मजाक देखिए, आबादी 56%, रिजर्वेशन क्या है? 27%, और क्रीमी लेयर की वजह से वो भी केवल 20% भरा हुआ है। तो 56 वालों को क्या मिल रहा है? 20, और जो 15 हैं जो कि पहले से ही धनी हैं, उनको क्या मिल रहा है? 10। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। ये बाकायदे एक तरह से देश के संविधान का मजाक है। वो यादव, इफ यू टेक यादव कम्युनिटी, देश में बड़ा कम्युनिटी है, बट लुकिंग टू एमएलएस, दे आर नॉट गेटिंग एमएलए सीट्स। सो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम देखिए, जैसे अब तेलंगाना में, अब नॉर्थ इंडिया में तो यादव एक फोर्स हैं। हालांकि एक जाति से किसी भी जाति का उत्थान नहीं होना है, जाति को अपने में जमात में जोड़ना होगा। उसकी जो बेसिकली ये जो दुनिया है या समाज है, उसमें बेसिकली जाति को ख़त्म ही होना है। जाति बेसिकली उस तरह से इवॉल्व होगी, लेकिन अभी जब फ़िलहाल अगर देखा जाए तो जाति जो है वो एक आइडेंटिटी है, पहचान है। उसमें यादवों का जो रिप्रेजेंटेशन दक्षिण में, खास करके अगर तेलंगाना में लीजिए, तो कांग्रेस में एक भी एमएलए नहीं है अभी, वो पावर में है। एक आध एमएलए हैं बस जो बीआरएस से, एक एमएलए हैं। तो आबादी आंकड़ों में 5-6% है। 6% आबादी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से मजबूत नहीं है। अगर आप संख्या में भी हैं और मजबूत नहीं हैं, तो आपको एक लार्जर यूनिटी बनानी होगी। आपको एक ऐसा संगठन डेवलप करना होगा जिसमें और भी जातियों को साथ में लेना होगा, और आपको कहना होगा कि जब हम पावर में आएंगे तो हम सभी सत्ता को बांटेंगे। एक्चुअली यही तरीका है जो सत्ता में कब्जे में है उनसे कब्जे को लेना और अपने में पावर को वितरित करना या अपने पावर को शेयर करना। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं कि रेड्डीज एमएलएज और एमपीज इसलिए ज़्यादा हैं, कम्माज, रेड्डीज और वेल्मा इसलिए ज़्यादा हैं
क्योंकि इनकी सत्ता में भागीदारी है, भले ये 2% हो, लेकिन इंडस्ट्री में, बिजनेस में, कॉमर्स में, मैंने उद्योग धंधे, मैंने तमाम तरह के सत्ता की संरचना में इनका कब्जा है। तो इनके पास पैसा है, पैसे से ही पॉलिटिक्स हो सकती है आज के ज़माने में, और पैसे से ही सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। आप भले संख्या में रहिए और आप अवेयर ना रहिए, तो आपको कोई भी आसानी से एक्सप्लॉयट कर सकता है और आपको मतलब अंतहीन, आपको लंबे समय तक आपका शोषण कर सकता है। तो आप पावर में तभी आएंगे जब आप सेल्फलेस ढंग से कई कम्युनिटीज़ को एक साथ जोड़ेंगे, एकता बनाएंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, एडुकेट, उसी से आप सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, उसी से आपकी संख्या के अनुपात में आपके एमएलए बढ़ेंगे। कम से कम तेलंगाना की असेंबली में जितने भी एमएलएज हैं उसके 6% तो यादव होने चाहिए। वो इफ़ यू टेक अखिलेश यादव जी, वो बड़ा नेता है इस देश में। वो समाजवादी एमपी इलेक्शंस में वो पीडीए कॉन्सेप्ट ले लिया। सो पीडीए कॉन्सेप्ट से क्या कर दिया वो, कैसे एमएलए एमपी सीट्स में मे बी 37 to 40 सीट्स। पीडीए जो मैं अभी बात कर रहा था उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा गरीब, अगड़ी महिलाएं। तो अब देखिए जो समाज में जो भी वंचित है, देखिए ये बेसिकली जो राजनीति है वो एक संघर्ष है वंचितों का, जो विशेषाधिकार वाले लोग हैं उनसे। अब इसमें कई तरह की भारत के समाज में दिक्कतें हैं। अब उसमें दिक्कतें सबसे बड़ी ये हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जाति, उसमें एक समस्या आ जाती है। अब जाति के नाम पर आसानी से लोग बंट जाते हैं और कभी उनकी एक व्यापक एकता नहीं होती है, और जो उनको डोमिनेट कर रहा है, जो उनका शोषण कर रहा है, वो लंबे समय तक शोषण करता रहता है। तो उसका एक ही जवाब है। अखिलेश यादव ने कोई जादू नहीं किया। अखिलेश यादव ने उसी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े गरीब को जोड़ दिया। और पिछड़े, अब उत्तर प्रदेश में एक घोटाला हुआ 69,000 टीचर्स की भर्ती का, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी के लोगों का हुआ है। अब आप जाके कहिए कि बैकवर्ड्स को नहीं ठगा गया, बैकवर्ड नहीं मानेगा। सबको ये पता चल चुका है कि ये बहुत बड़ा और जातिवादी घोटाला है जो मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हुआ और मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। तो इसी तरह की बातों को आपको बताना है। आपको ये बताना है कि चाहे वो गौड़ा हो, चाहे वो रजक समाज के लोग हों, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, ओबीसीज हों, एससी हों, एसटीज हों, हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होंगे जो अनुपात के हिसाब से लोगों को सत्ता को बांटेंगे। आप देखिए तुरंत राजनीति में परिवर्तन आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली हर आदमी जो है ना, उस पावर को कंसंट्रेट करके रखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि समाज में बदलाव हो, दूसरा हमको लीड करे। वो हमेशा चाहता है कि मैं ही लीड करूं। यही वो समस्या है। अगर आप तैयार रहेंगे कि आज मैं लीड कर रहा हूं, कल मैं भी दूसरे के द्वारा मैंने लीड किया जाऊंगा, या दूसरा मेरे ऊपर रूल करेगा और नहीं करेगा ठीक से, तो मैं उसके खिलाफ संघर्ष करूंगा, ये मानसिकता नहीं रखेंगे। आप ये मानसिकता रखेंगे कि हमेशा मैं सत्ता में रहूंगा, तो ऐसे नहीं होगा। और आपको बस सीधा सा समीकरण है, आपको सारे वंचितों को एकजुट करना है, एक ऐसा नैरेटिव बनाना है कि जिसमें उनकी भी भागीदारी रहे। एक ऐसी सत्ता बनाएंगे जिसमें वो भी हिस्सेदार रहें। वो आ जाएंगे आपके साथ, और आपके चरित्र को देखते हुए अगर आप ईमानदार रहेंगे तो लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे, और आप उनके जीवन में भी और आप सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन कर सकते हैं, और इसी से परिवर्तन होगा। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप पावर को कंसंट्रेट करिए और खाली बस उनको बेसिकली जो पैसा आप लेते हैं उन्हीं का पैसा है, आपका नहीं है, सारी जनता का पैसा है। तो उस पैसे को आप कंसंट्रेट करते हैं और उनको कुछ कुछ बांटते हैं रेवड़िया। वो नहीं चाहते हैं। वो एडुकेशन पूरा हो जाएगा, बढ़िया हेल्थ हो जाए, तो वो यही चाहते हैं कि पावर में वो स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं, हिस्सेदार बनना चाहते हैं। देश में मोदी वी टेक बीजेपी रिलीजन बेस से पॉलिटिक्स कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन किनारे कर दिया। सो कैसे देख रहे हो? बिल्कुल, देखिए देश जो है आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। मतलब देखा जाए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी मेहनत की गई। 16 देशों से लिया गया भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का सिद्धांत है, तमाम सिद्धांत हैं जिसमें मानवीय गरिमा को बीच में रखा गया है। और हमारा संविधान ही हमारा असली माने वो किताब है जो हमारी मुक्ति का रास्ता दिखाती है, प्रशस्त करती है। तो ये जो हिंदू धर्म की राजनीति है वो इसलिए बीजेपी की हो पा रही है। अब आप देखिए कि बहुत आसानी से कांग्रेस सत्ता में चली आई, बीआरएस को हटा दिया। बीजेपी नहीं थी यहाँ पावर में तेलंगाना में, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी पावर में इसलिए नहीं आ पाई, पूरा नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पढ़ाई का
पढ़ाई का जो स्तर है वो ऊपर है। तो जहाँ शिक्षा होगी वहाँ बीजेपी नहीं पनपेगी, जहाँ जड़ता होगी वहाँ लोग, ठीक है कुंभ आस्था का मसला है, लेकिन आप ये भी तो सवाल पूछिए कि पानी कितना साफ़ है, पानी क्यों नहीं साफ़ है। हमारी माँ, जिसे हम माँ कहते हैं, नदी है, वो साफ़ क्यों नहीं है। नमामि गंगे में कितने पैसे रिलीज़ हुए, कितने खर्च हुए। तो ये सब सवाल करने होंगे, ये नहीं कि आंख मूंद के आपको खाली बस उनका भरोसा करना हो। तो धर्म की राजनीति उत्तर में पनप रही है, जहाँ जो लिटरेसी रेट है बहुत कम है। अब भारत में जो सबसे पहला जिला पलाक्काड़ था, पालघाट, जो साक्षर बना 100% केरला में, तो जहाँ शिक्षा आई वहाँ परिवर्तन हो गया, वहाँ लोग वाइट कॉलर जॉब करते हैं। जहाँ शिक्षा नहीं आई है वहाँ वैसे ही भेड़ बन के लोग घूम रहे हैं और भीड़ में दब के मर रहे हैं। तो ये जो हिंदू धर्म की राजनीति है, उससे देश का विनाश होना है, विकास नहीं होना है। विकास तो होना है संविधान की राजनीति से, विकास की राजनीति से, मानवीय गरिमा को कैसे बचाए रखा जा सके उसकी राजनीति से। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारा संविधान इंश्योर करता है। तो हमको संविधान को ही मानना होगा। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, धर्म आस्था का मामला है, फेथ का मामला है, उसको आप किनारे रखिए। धर्म को आप सार्वजनिक जीवन में मत लाइए। लेकिन बीजेपी इसलिए लाई है क्योंकि वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको तो वंचितों का अंतहीन शोषण करना है, उनको ऊपर नहीं आने देना, उभरने नहीं देना है। तो वो फिर उनको धर्म के नाम पर बरगलाती है, बहलाती है, फुसलाती है। दक्षिण में कर नहीं सकती तो उत्तर में करके कैसे तिकड़म करके उनको एक मैंने उनको एकदम पूरी तरह से मैंने धर्म के नाम पर उकसा के अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है और समाज को पीछे ले जा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर गिविंग वैल्यूबल टाइम एंड वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू महेश। Thank you.